हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप फिज़िक्स में प्री बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। किस स्ट्रेटजी के साथ आप उतरो तो आप 100 में 100 ही स्कोर कर सकते हो फिज़िक्स में। तो देखो यार, सबसे पहले आपका जो मैं आपको पैटर्न बताता हूँ पेपर का। आपका पैटर्न क्या होगा पेपर का? 15 मार्क्स आएंगे इस बार MCQ के, 15 मार्क्स MCQ के। उसके बाद आपके यहाँ आएंगे क्वेश्चन 2 आपका आता है, जिसमें आपके 7 पार्ट होंगे। पहला पार्ट 3 क्वेश्चन होगा, उसमें 3 मार्क्स का। दूसरा पार्ट होगा 2 मार्क्स का होगा। तीसरा पार्ट होगा 2 मार्क्स का होगा। चौथा 2 मार्क्स का। पांचवा 2 मार्क्स का। छठा 2 मार्क्स का और सातवां 2 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके कितने मार्क्स बन गए? 15 मार्क्स यहाँ भी बन गए। 15 MCQ और 15 यहाँ, 30 मार्क्स बन गए। इसके बाद आपका क्वेश्चन 3 आएगा, जहाँ आपको पहले पार्ट में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर इसके बाद दूसरे पार्ट में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरे पार्ट में क्वेश्चन 3 के आपको फिर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर उसके बाद चौथे पार्ट में क्वेश्चन 3 के 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पाँचवें में पार्ट नहीं रहेगा, पाँचवें में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आएगा, ये आपका सेक्शन ए हो गया, यहाँ 40 मार्क्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, जहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 4 करने होंगे। तो ये है आपका 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 आपको करने होंगे। तो इसके बाद देखो यार, सबसे पहले MCQ में क्या स्ट्रेटजी रहती है? MCQ में तुम्हारा कहीं से भी पूछ सकता है। MCQ में शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। तुम्हारे 12 चैप्टर हैं। पहली बात तो पहला चैप्टर तुम्हारा है फिजिक्स में मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, जिसे तुम बोलते हो। फिर वर्क एनर्जी पावर है। तीसरा मशीन्स है। चौथा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है एट प्लेन सरफेसेस। पांचवा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। छठा है स्पेक्ट्रम। सातवां साउंड। आठवां करंट इलेक्ट्रिसिटी। नौवां हाउस होल्ड सर्किट्स। 10वां है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 11वां है कैलोरीमेट्री और 12वां है तुम्हारी रेडियो एक्टिविटी। तो इन 12 चैप्टर से ही MCQ आती है। 1-2 किसी से ज़्यादा आ जाती है। तो कितने टोटल होते हैं? 15 MCQ होते हैं। तो इस हिसाब से तुम MCQ सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है ना तुम्हारी, इसके लिए तुम्हें हर चीज़ देखो, हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर चीज़ को पाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, तब वो जाके वो चीज़ मिलती है। तो MCQ भी तुम्हारी ये नहीं कि 4 ऑप्शन दे दिए तो तुम आराम से कर लोगे। इसके लिए भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर इस समय थोड़ा फंसा के देता है कि बच्चा फंस जाए तो वो गलत कर बैठे, वो ये चाहता है। तो आपको गलत नहीं करना। तो देखो, जो सबसे पहले जो तुम स्ट्रेटजी तैयार करो कि वो ये है, ये प्री बोर्ड्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स के अलावा भी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन जितने भी होते हैं, वो बोर्ड के प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए तुम्हें बोर्ड के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, करीब करीब 15 साल का क्वेश्चन लगा डालो। तो फिर यहाँ से भी तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मदद मिलेगी और तुम फिर कहोगे कि हाँ, ये मेथड सही था मेरे लिए। ये तो हो गया एक मेथड। फिर अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं तुम्हारे, तो इस तरीके से बात कर सकते हो। देखो, तुम्हारा MCQ में डील करने की क्या होती है? MCQ में देखो, तुम्हारा क्या तुमने पढ़ा हुआ है, वहाँ तुम्हारा दिमाग लगाने की थोड़ा सी ज़रूरत होती है। वैसे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं दिया जाता है फिज़िक्स में, या कोई भी एग्ज़ाम हो बोर्ड्स में ज़्यादा कठिन नहीं देता है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जामिनर जानता है कि बच्चा नर्वस होगा, तो इस वजह से क्वेश्चन पेपर ज़्यादा कठिन डिफ़िकल्ट नहीं बनाता है। तो MCQ में दिमाग लगा के तुम आराम से कर सकते हो। देखो, पिछली बार जो जितने क्वेश्चन आए थे वो मैं बता देता हूँ। पिछली बार पहला क्वेश्चन MCQ में तुम्हारा आया था, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट अ फल्क्रम इज कंसीडर्ड टू बी। क्या होगा इसका? क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? तो ये तुम्हें बताना है।
इसके बाद व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? द एनर्जी कन्वर्जन इन अ वॉशिंग मशीन इज फ्रॉम किससे होता है? मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल। 4 ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सफर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स रेडिएशन। इसके बाद पांचवा जो था तुम्हारा स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर इज, पहला था मोर देन ग्रीन लाइट, दूसरा था मोर देन ऑरेंज लाइट, तीसरा था मोर देन वायलेट लाइट, चौथा था मोर देन रेड लाइट। फिर छठा जो क्वेश्चन था अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूसेस ओनली, पहला है रियल इनलार्ज्ड, तो दूसरा है वर्चुअल इनलार्ज्ड, तीसरा है वर्चुअल डिमिनिश्ड या चौथा है रियल डिमिनिश्ड इमेज। तो इन चारों में करेक्ट कौन सा होगा ये तुम्हें बताना था। फिर सातवां था व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स अंडर अ पीरियोडिक फोर्स द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी आर ऑलवेज, पहला था नेचुरल वाइब्रेशन, दूसरा डैम्प्ड, तीसरा था फोर्स्ड वाइब्रेशन, चौथा था रिजोनेंट वाइब्रेशन। इसके बाद तुम्हारा आठवां क्वेश्चन था टू नोट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टू डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच दैट दे हैव सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, द प्रोड्यूस्ड नोट्स डिफर इन देयर, पहला था वेव फॉर्म, दूसरा था फ्रिक्वेंसी, तीसरा ऑप्शन था वेवलेंथ, चौथा ऑप्शन था स्पीड। फिर इसके बाद नौवां क्वेश्चन था व्हेन अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय, पहला था आई स्क्वायर आर टी, दूसरा था आई आर स्क्वायर टी, तीसरा था आई आर टी, चौथा था आई आर टी स्क्वायर। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन था चूज द करेक्ट रिलेशन फॉर ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज वी, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज वी में क्या रिलेशन होता है? पहला था E इज इक्वल टू वी ऑलवेज, मतलब ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज, दूसरा था टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑलवेज, तीसरा ऑप्शन था टर्मिनल वोल्टेज लेस देन ईएमएफ व्हेन द सेल इज इन यूज, चौथा था नन ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन तुम्हें बताना था। इसके बाद था 11वां क्वेश्चन इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट, पहला डिक्रीज था, दूसरा था इंक्रीज, तीसरा था रिमेन्स द सेम, चौथा था फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो इसमें तुम्हें बताना था। इसके बाद था स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस, पहला ऑप्शन था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, दूसरा था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा ऑप्शन था डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, चौथा था इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो इनमें से बताना था स्पेसिफिक लेटेंट हीट किस से मतलब रिलेशन होता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है, चारों ऑप्शन में था सही ऑप्शन। फिर 13वां क्वेश्चन था तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज 1900 जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, मीन्स इसका मतलब क्या होगा? किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1900 है, तो इसका मतलब क्या होगा? पहला ऑप्शन था सब्सटेंस एक्स एब्जॉर्ब्स 1900 जूल फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, दूसरा था 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स एब्जॉर्ब्स 1900 जूल हीट फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, तीसरा ऑप्शन था 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स एब्जॉर्ब्स 1900 जूल हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर, चौथा ऑप्शन था 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स एब्जॉर्ब्स 1900 जूल हीट टू कूल डाउन बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस चारों में से तुम्हें सही ऑप्शन पे टिक लगाना था। इसके बाद 14वां क्वेश्चन था व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स नॉर्मल टू द गिवन सरफेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, पहला था 180 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 0 डिग्री, चौथा 45 डिग्री। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन को तुम्हें चूज करना था। इसके बाद 15वां और आखिरी क्वेश्चन था स्मॉल एयर बबल्स राइजिंग अप अ फिश टैंक अपीयर सिल्वरी व्हेन व्यूड फ्रॉम सम पर्टिकुलर एंगल इज ड्यू टू द, पहला ऑप्शन था रिफ्लेक्शन, दूसरा था रिफ्रैक्शन, तीसरा था डिस्पर्सन, चौथा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से तुम्हारे 15 एमसीक्यू के क्वेश्चन आए थे पिछली बार। और ये जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं ये भी ध्यान रखना कि ये पिछली बार के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी आ सकते हैं।
2021 2020 का जो हुआ, 2022 का हुआ, इससे भी तुम्हारे बन के आ सकते हैं। 2019 के क्वेश्चन से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनसे एमसीक्यू बन सकता है। तो वो आराम से 15 साल के, तभी मैंने कहा है कि पढ़ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो तुम्हें डिटेल में समझ में आएगी और तुम एमसीक्यू में सारे फुल स्कोर कर सकते हो। बच्चे एमसीक्यू में ज़्यादा गलत करते हैं, इस वजह से वो 100 में 100 नहीं ला पाते। तो एमसीक्यू में तुम्हें सबसे पहले इस कठिनाई को पार करना है, तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। फिर इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा आया, दूसरा क्वेश्चन जो पिछली बार आया था उसमें पहले पार्ट में पहला क्वेश्चन जो था वो था व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड टू बिकम रेडियो एक्टिव। न्यूक्लियस ऑफ एटम जो होता है वो कब रेडियो एक्टिव बनता है, ये तो पढ़ा ही होगा। ये देखो प्रीवियस ईयर, मैंने कहा ना प्रीवियस ईयर के भी कई बार क्वेश्चंस में आया, ये भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूँगा, तो तुम्हें ये क्वेश्चन भी मिलेगा। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन जो था इसमें, नेम अ सिंगल पुल्ली इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड इफर्ट इज नॉट द सेम। कौन सी सिंगल पुल्ली ऐसी होती है बताओ, फिक्स्ड और मूवेबल दोनों में से कौन होती है जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड इफर्ट सेम नहीं होता। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन था स्टेट वन एडवांटेज ऑफ दिस पुल्ली। इस पुल्ली के एक एडवांटेज बताओ। ये पुल्ली लिखो, कौन सी सिंगल पुल्ली होती है जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इफर्ट सेम नहीं होता, और इस पुल्ली के एडवांटेज भी लिखो। तो ये दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट के 3 क्वेश्चन थे। फिर दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के जो अगले 2 क्वेश्चन है वो मैं जा रहा हूँ पढ़ने। पहला जो पार्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। तो ये तुमने फोर्स और टॉर्क वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है। When this triangular lamina is suspended freely from one vertex, what is the moment of force produced by its own weight in its rest position? तो ये भी तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, कोई जब लटका दी जाती है तो जीरो होता है। तो ये मैंने बता दिया, लेकिन तुम खुद से करने की कोशिश करना। इसके बाद देखो तीसरा पार्ट जो आया था इसमें क्वेश्चन 2 में, वो था डायग्राम बेस्ड। द डायग्राम शोज व्हील ओ पाइवोटेड एट पॉइंट ए, 3 इक्वल फोर्सेस F1 F2 एंड F3 एक्ट एट पॉइंट बी ऑन द व्हील। तो इस तरीके से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसमें था कि पहला विच फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मूवमेंट अबाउट ए, दूसरा था गिव रीजन फॉर योर आंसर इन पार्ट ए, ऐसा क्यों होगा। फिर देखो चौथा इसमें जो पार्ट था उसमें भी 2 क्वेश्चन थे। पहला था व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर वर्क टू बी नेगेटिव। तो एंगल क्या होता है ये पता होगा आराम से, वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर से है, बहुत सरल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉर्मूला U by H वेयर U इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एंड H इज़ द हाइट। इसके बाद पांचवा पार्ट था तुम्हारा calculate the power spent by a crane while lifting a load of mass 2000 kilogram at velocity of 1.5 मीटर पर सेकेंड -1। जी की वैल्यू तुम्हें दे रखी थी 10 मीटर पर सेकेंड -2। इसके बाद छठा पार्ट में 2 क्वेश्चन था। इस मेटल फुट रूलर इज हेल्ड एट द एज ऑफ अ टेबल, इट इज प्रेस्ड एट इट्स फ्री एंड देन रिलीज, इट वाइब्रेट्स। ये वाइब्रेट करती है। एक मेटल फुट रूलर है जो कि एज पे टेबल के रखी हुई है, इसको मतलब प्रेस कर दिया जाता है इसके फ्री एंड से, इससे ये रिलीज एंड देन रिलीज छोड़ा जाता है इससे, तो ये वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेशन का नाम बताना था और क्या बताना था, स्टेट वन वे टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ दीज वाइब्रेशंस। तो ये भी तुम्हें पता होगा कौन सी वाइब्रेशन होती है, फोर्स डैम्प्ड या नेचुरल, कौन सी वाइब्रेशन होती है, ये पढ़ा होगा तुमने साउंड चैप्टर में। इसके बाद 7वां पार्ट था अ गीजर इज रेटेड 240 वाट 220 वोल्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आ चुका है। गीजर नहीं दिया था उसमें, कोई और एग्जांपल दिया था, लेकिन चीज़ यही थी, लगभग सेम थी। तो कॉन्सेप्ट वही होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ो आराम से, तुम कर ले जाओगे इसमें। फिर देखो क्वेश्चन 3 था इसके बाद, इसमें पहले पार्ट में 2 क्वेश्चन थे। इज इट पॉसिबल फॉर अ कनकेव लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑफ साइज 2 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट यस और नो। इसमें यस और नो लिखना था। क्या कनकेव लेंस में इमेज ऐसी बन सकती है जो 2 टाइम्स ज़्यादा हो ऑब्जेक्ट के,
तो ये तुम्हें यस और नो लिखना था इसमें। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन था इसमें, व्हाट विल हैपन टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ अ पार्ट ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद एन ओपेक पेपर। फोकल लेंथ को क्या होगा लेंस के, अगर लेंस को ओपेक पेपर से